हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम आपके लिए हिंदी साहित्य की रिगार्डिंग वीडियोस लेके आते हैं। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने किया था आधुनिक काल, ठीक है, उसका नामकरण और जो उसकी समय सीमा है। आज हम कर रहे हैं कि जो हिंदी गद्य साहित्य को आगे बढ़ाने वाले या हिंदी साहित्य का विकास में योगदान देने वाले कुछ विद्वानों के बारे में, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं वीडियो। हिंदी गद्य साहित्य में योगदान देने वाले विद्वान या हिंदी गद्य साहित्य का विकास में योगदान देने वाले विद्वान, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहले नाम बताती हूँ। 4 व्यक्ति हैं जिनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे पहले जैसे हम कहते हैं लल्लू लाल जी, ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां। सबसे पहले हम करेंगे लल्लू लाल जी के बारे में, ठीक है। ये आगरा के गुजराती ब्राह्मण थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिल क्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर की रचना की है। ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन है, कौन से विद्वान जो फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी फोर्ट विलियम कॉलेज में काम किया है। तो इन्होंने प्रेम सागर की रचना की है खड़ी बोली भाषा में। उसमें क्या है, उसका विषय क्या है, ये पूछा जा सकता है, जिसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा वर्णित है। तो लल्लू लाल जी ने इस कृति में अरबी फारसी के शब्दों से परहेज किया है, सिर्फ और सिर्फ खड़ी बोली के शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब उन्होंने, क्योंकि वो हिंदी उर्दू अध्यापक थे, तो उन्होंने उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी? सिंहासन बत्तीसी, वैताल पचीसी, ओके, और शंकुतला नाटक माधोनल। तो लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई के ऊपर भी टीका लिखी थी, उसका नाम था लाल चंद्रिका। ये हमने पहले भी रीतिकाल में कर चुके हैं ये पॉइंट। तो कलकत्ता में इन्होंने एक प्रेस भी खोला था, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने के बाद ये आगरा ले गए थे और इस प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था। ये चलो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप कर लीजिएगा। आगे दूसरे विद्वान आते हैं। दूसरे विद्वान का नाम है सदल मिश्र, ठीक है। हाँ जी, ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे कलकत्ता में। तो इन्होंने भी कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से ही खड़ी बोली गद्य की पुस्तक, उसका नाम क्या है, नासिकेतोपाख्यान, वो तैयार की थी। तो ब्रज भाषा, ये जो नासिकेतोपाख्यान की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। उसके साथ साथ कुछ पूर्वीपन इनकी भाषा में दिखाई देता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ब्रज भाषा के साथ साथ कुछ पूर्वीपन, मतलब पूरब की भाषा का शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। तीसरे विद्वान आते हैं मुंशी सदासुखलाल नियाज। ये दिल्ली के रहने वाले थे। आपको इससे पहले एक पॉइंट और बताती हूँ जो मैं भूल गई, कि जो नासिकेतोपाख्यान है इसका दूसरा नाम चंद्रवती है। पूछ लिया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर रचना का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, किसी साहित्यकार का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। तो नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रवती है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रवती मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो आप देख सकते हो, चंद्रवती, ओके। मुंशी सदासुखलाल नियाज वो दिल्ली के रहने वाले थे, हमने पहले ही कर लिया। तो इन्होंने विष्णु पुराण से उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक का निर्माण किया और हिंदी में श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किया। ये याद रखना है, ये पुस्तक इनकी सुख सागर, इसका नाम याद रखना है आपने, ठीक है। और ये कहाँ से इसका जो विषय लिया गया है या कौन सा इसका आधार ग्रंथ है, वो है श्रीमद् भागवत पुराण। मुंशी जी ने ना तो किसी अधिकारी की प्रेरणा से और ना ही किसी दिए हुए नमूने पर अपने ग्रंथ लिखे,
उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा में अपनी रचनाएं थी वो लिखी। ठीक है, इसके बाद चौथे जो विद्वान हैं वो हैं इंशा अल्लाह खां। इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे और दिल्ली के उजड़ने के बाद ये लखनऊ चले आए थे। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित की रचना की, जो 1800 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। अब यहाँ पे रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। ये भी आप याद रखिएगा। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने ठेठ हिंदी में किए जाने की इच्छा व्यक्त की, जिसमें हिंदी को छोड़ किसी और बोली का पुट न हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में इसकी रचना हुई है। अब ये तो थे 4 विद्वान जिनके बारे में हमेशा पूछ लिया जाता है। इसके अलावा और भी 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान है वो दिया है। ठीक है, तो वो कौन से हैं वो हम देखते हैं। यहाँ से देखिए कि जैसे हमने क्या किया कि रीतिकाल में जो हमारे साहित्य की भाषा क्या थी? फारसी। यहाँ पे याद रखिएगा, रीतिकाल जैसे ही अंत तक में आया था, उसका अंत काल में पहुंचा था वो, तब अंग्रेजी राज्य शुरू हो चुका था। तब राज्य की जो भाषा थी, सरकारी जो भाषा, कोर्ट कचहरी की जो भाषा थी वो फारसी थी। अब कुछ प्रांतों में क्या होता था कि प्रांतीय भाषा, स्टेट की भाषा में कामकाज होते थे। तो उसी समय क्या हुआ कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद विद्वान का नाम सामने आया। वो हिंदी के पक्षपाती थे और अंग्रेजों के कृपा पात्र थे। हिंदी की रक्षा के लिए इन्होंने भी क्या किया? अपना महान कार्य किया। वे बराबर इनके बराबर, मतलब इनका विरोध जैसे कौन करते थे, मतलब इनके बराबर कार्य कौन कर रहे थे कि तथा वे बराबर सर सैयद अहमद खां का विरोध करते रहे। सर सैयद अहमद खां एक मुस्लिम थे, वो हिंदी का विरोध कर रहे थे, उर्दू को प्रेफर कर रहे थे और ये फारसी को प्रेफर कर रहे थे। तो ये जो थे सितारे हिंद, ये हिंदी के पक्ष में खड़े हुए। तो गारसा दा तासी नामक फ्रांसीसी विद्वान ने हिंदी उर्दू के इस झगड़े को फ्रांस में बैठकर हवा दी। ये चलो लाइन आपको इतने देखने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को स्थान देना पड़ा। ठीक है, मतलब तब थोड़ा हिंदी को प्रेफर किया जाने लगा उस समय से। अब आगे देखते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में है, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ क्या क्या आपने करना है। देखिए, ये जो राजा शिव प्रसाद सितारे थे, शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर होने से पूर्व क्या थे कि एक पत्रकार के रूप में काम करते थे। इन्होंने बनारस अखबार निकालना प्रारंभ किया। फिर ये भाषा, मतलब इसमें हिंदी में तो था लेकिन इसमें उर्दू का पुट था इसकी भाषा में। तो अब जब इन्होंने देखा कि शिक्षा विभाग में जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुसलमानों का दल है, वो शक्तिशाली था, तो इन्होंने मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण करते हुए आम चलती भाषा का समर्थन किया, जो हमारे आम बोलचाल की भाषा थी, ताकि ये चाहते कि लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, तो अब जिसमें उर्दू के चलते हुए शब्दों का प्रयोग होता था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी पुस्तकें जो थी, मतलब जिन्हों के माध्यम से इन्होंने लोगों को जागरूक करना चाहा। ठीक है, तो आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, ये इनकी पुस्तकें हैं। इसके बाद आप कीजिएगा इनकी भाषा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो पुस्तकें हैं, जैसे राजा भोज का सपना है, इसकी भाषा सरल हिंदी है, इसमें कोई उर्दूपन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरल हिंदी भाषा में मतलब इसका जो लिखी गई है, इसकी रचना हुई है। अब जो इतिहास तिमिर नाशक है वो उर्दू में, वो कहते हैं कि इसमें उर्दू का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन इतिहास तिमिर नाशक जो बाद में लिखी थी उसमें उर्दू का प्रयोग हुआ है। ओके, तो इसके बाद जैसे मानव धर्म का सार है, इसमें इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया। जैसे देखो, ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के तौर पे इन्होंने काम किया। तो नौकरी करते हुए इनको पता चला कि हिंदी जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उनकी संख्या ज़्यादा थी डिपार्टमेंट में, विभाग में। तो इन्होंने अपनी भाषा नीति बदली। कैसे? मतलब इन्होंने क्या किया, जो इनकी पुस्तकें थी बाद में इन्होंने रचना की, उन्होंने क्या किया, उसमें उर्दू में हिंदी का प्रयोग, दोनों का हिंदी और उर्दू का मिश्रण कर दिया। ठीक है,
तो अब जैसे इतिहास दिव्यनाशक भाग 2 है, उसमें ये साफ लिखते हैं कि मैंने इस पुस्तक में भाषा का यही स्वरूप रखा है जो वैताल पचीसी का है। मतलब वैताल पचीसी की भाषा कौन सी है? उर्दू। किसकी लिखी हुई है वैताल पचीसी? ललूलाल जी की। ठीक है, याद रखिएगा। फिर राजा लक्ष्मण सिंह, इनको भी आपने याद रखना है। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। इनका एक अखबार था प्रजा हितैषी। जैसे इस बार पत्रिकाओं के बारे में मास्टर केटी में पूछा जा चुका था, वैसे एनवीएस केवीएस में तो पूछे जाता है। तो प्रजा हितैषी इनकी पत्रिका थी, ठीक है, पत्र था। तो 1862 में अभिज्ञान शकुंतला का अनुवाद इन्होंने सरल भाषा में किया, विशुद्ध हिंदी में किया, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं कि अनुवादित रचना कौन सी थी? तो फर्स्ट अनुवादित रचना यही थी, अभिज्ञान शकुंतला। किसने इसका अनुवाद किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है। और इन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए क्या कहा कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू लोग बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी लोग भाषा है जो वो पढ़े लिखे हिंदुओं की बोलचाल की भाषा है। हिंदी में संस्कृत पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी और फारसी के। ये इनका कथन याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है हिंदी के पक्ष के बारे में कि क्योंकि उस टाइम उर्दू और हिंदी बराबर चल रही थी, भाषाएं दोनों। तो राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकार्ट बहुत प्रसन्न हुए। यदि अंग्रेज विद्वान थे, ठीक है, बाकी सब अंग्रेज तो विरोध कर रहे थे हिंदी का, लेकिन अंग्रेज जो पिनकार्ट थे वो खुश हुए। तो इन्होंने इस नाटक का परिचयात्मक विवरण देते हुए बहुत सुंदर लेख लिखा था। क्योंकि पिनकार्ट साहब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे और भारत का हित वो हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह और सितारे हिंद के अलावा एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था बाबू नवीन चंद्र राय। ये पंजाब से थे, उन्होंने भी अपना योगदान था वो दिया था हिंदी के विकास हेतु। ये तो था हमारा आज का टॉपिक कि हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देने वाले विद्वानों के बारे में। तो इसके बाद हम वैसे ही आधुनिक काल के जो उपविभाजन है, जो उपकाल हैं, उनके बारे में करेंगे। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भारतेंदु युग के बारे में। तब तक के लिए आप इंतज़ार में रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।